इक्विटी बाजार हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन कई निवेशकों के मन में एक डर भी है, कहीं मैं चोटी पर तो निवेश नहीं कर रही। एक तरफ बाजार की इस तेजी को छोड़ने का मन नहीं करता, जिसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, और दूसरी तरफ पैसा डुबाने का डर भी सताता है। अगर सीधे शेयरों में पैसा लगाने से हिचक हो रही है, तो क्या कोई बीच का रास्ता है? आज हम इसी बीच के रास्ते की गहराई से पड़ताल करेंगे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हमारे पास इकोनॉमिक टाइम्स का एक विस्तृत लेख है जो समझाता है कि वेल्थ मैनेजर्स और वित्तीय सलाहकार आजकल इन फंड्स की इतनी सिफारिश क्यों कर रहे हैं। आज की चर्चा का मकसद ये समझना है कि क्या ये फंड्स सच में डर और फोमो के बीच का संतुलन साध पाते हैं, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग की कहानी है। हम जानेंगे कि ये हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी, क्या ये वाकई एक स्मार्ट निवेशक के लिए सही है। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये हाइब्रिड फंड हैं क्या भला, और इतना हल्ला क्यों मचा है इनके बारे में। सबसे पहले सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। हाइब्रिड का मतलब है मिश्रण। जी, तो ये किन चीजों का कॉकटेल है? इसे निवेश की अलग अलग टोकरियों की तरह सोचें। वित्तीय भाषा में इन्हें एसेट क्लास कहते हैं। एक टोकरी में शेयर यानी इक्विटी है, जो तेजी से बढ़ सकते हैं पर जोखिम भरे हैं। दूसरी में बॉन्ड यानी डेब्ट है, जो धीरे धीरे और ज्यादा सुरक्षित तरीके से रिटर्न देते हैं, जैसे कोई फिक्स डिपॉजिट। और तीसरी टोकरी में सोना भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, सोना हो सकता है, जो मुश्किल समय में काम आता है। तो हाइब्रिड फंड इन सभी टोकरियों से थोड़ा थोड़ा सामान लेकर एक ही फंड में डाल देता है। तो आपको एक ही निवेश में इक्विटी का विकास, डेब्ट की स्थिरता और कभी कभी सोने जैसी चीजों की सुरक्षा भी मिल जाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का ऑल इन वन समाधान है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये मिश्रण काम कैसे करता है, क्योंकि स्रोत कहता है कि ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने निवेश को खुद संतुलित नहीं कर पाते। सुनने में ये एक सुविधा लगती है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये इन फंड्स का सबसे शक्तिशाली पहलू है, जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग। और इसका असली जादू ये नहीं है कि ये सुविधाजनक है। इसका असली जादू ये है कि ये निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन, मतलब उसकी अपनी भावनाओं को समीकरण से बाहर कर देता है। मतलब लालच और डर, जो अक्सर हमसे गलत फैसले करवाते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए एक फंड का नियम है कि वो 60% पैसा इक्विटी में और 40% डेब्ट में रखेगा। अब बाजार बहुत तेजी से चढ़ता है और आपका 60% इक्विटी वाला हिस्सा बढ़कर 70% हो जाता है। ऐसे में आम निवेशक क्या करेगा? लालच में आकर और पैसा लगा सकता है। लेकिन फंड मैनेजर नियमों से बंधा है। वो बढ़े हुए 10% शेयरों को बेचकर मुनाफा बुक करेगा और उस पैसे को डेब्ट में डाल देगा, ताकि अनुपात वापस 60-40 पर आ जाए। तो ये आपको ऊपर बेचो वाली अनुशासित रणनीति पर चलने के लिए मजबूर करता है, भले ही आप लालच में हो। और अगर बाजार गिरता है, जैसा कि 2020 की शुरुआत में हुआ था, तब तो सब डर कर बेच रहे थे। तब ये सिस्टम आपको डर से बचाता है। अगर बाजार गिरने से आपका 60% इक्विटी वाला हिस्सा घटकर 50% रह गया, तो फंड मैनेजर डेब्ट से 10% पैसा निकालकर सस्ते दामों पर और शेयर खरीदेगा, ताकि इक्विटी वापस 60% पर आ जाए। ये गिरावट में खरीदो वाली रणनीति को अपने आप लागू करता है, ठीक उस समय जब ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। ये एक तरह से अनुशासित निवेश का ऑटोमेटिक सिस्टम है। मैनेजर एक तरह से निवेशक को अपनी ही भावनात्मक गलतियों से बचा रहा है। ये एक मनोवैज्ञानिक फायदा है, सिर्फ वित्तीय नहीं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, संतुलन, कम जोखिम। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे ही मुनाफे की बात आती है, टैक्स डिपार्टमेंट भी अपना हिस्सा मांगने आ जाता है। तो टैक्स के मामले में ये फंड्स कैसे हैं? स्रोत में इन्हें कर कुशल कहा गया है। और यही इनका दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऊंचे टैक्स स्लैब में आते हैं। देखिए, पारंपरिक डेब्ट निवेश जैसे एफडी या डेब्ट फंड्स पर मिलने वाले ब्याज या मुनाफे पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, जो 30% तक जा सकता है, जो कि मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प नियम काम करता है। आयकर कानूनों के अनुसार अगर कोई म्यूचुअल फंड अपने कुल पैसे का 65% या उससे ज्यादा हिस्सा भारतीय शेयरों में या इक्विटी और आर्बिट्राज के मिश्रण में निवेश करता है, तो उसे टैक्स के नजरिए से इक्विटी फंड माना जाता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक हाइब्रिड फंड जिसमें मान लीजिए 35% तक सुरक्षित डेट निवेश है जी, तो उस हिस्से से होने वाले मुनाफे पर भी डेट वाला वो 30% टैक्स नहीं लगेगा, नहीं, बल्कि इक्विटी वाला वो कम वाला टैक्स लगेगा। जी हाँ, यही इसका सबसे बड़ा
कह सकते हैं टैक्स बचाने का रहस्य है। पूरे फंड से होने वाले मुनाफे पर इक्विटी टैक्सेशन के नियम लागू होते हैं। इसका मतलब 1 साल से ज्यादा रखने पर हुए मुनाफे यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर स्रोत के अनुसार सिर्फ 12.5% टैक्स लगता है। 30% की तुलना में यह आधे से भी कम है। लेकिन इसमें एक पेंच है। टैक्स बचाने के लिए निवेशक को कम से कम 65% इक्विटी वाला जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डेब्ट जैसी पूरी सुरक्षा चाहते हैं, है ना? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये शुद्ध डेब्ट फंड का विकल्प नहीं है। ये उन निवेशकों के लिए है जो डेब्ट से थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हैं ताकि उन्हें बेहतर टैक्स पश्चात रिटर्न मिल सके। ये सुरक्षा और कर कुशलता के बीच का एक समझौता है। ये समझना जरूरी था। तो अब ये साफ है कि हाइब्रिड फंड एक छाते जैसा शब्द है जिसके नीचे कई तरह के फंड्स आते हैं। स्रोत में इनके 5 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। चलिए इन पर थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं, क्योंकि यहीं पर एक निवेशक को असल में चुनाव करना होता है। सबसे सुरक्षित वाले से शुरू करते हैं, इक्विटी बचत कोष या इक्विटी सेविंग्स फंड। ये क्या है? ये हाइब्रिड परिवार का सबसे रूढ़िवादी सदस्य है। इसमें सीधा इक्विटी निवेश सिर्फ 10% से 25% के बीच होता है। बाकी का एक बड़ा हिस्सा डेब्ट में और एक और बड़ा हिस्सा आर्बिट्राज में लगाया जाता है। आर्बिट्राज, ये शब्द सुनने में भारी लगता है। आसान भाषा में ये क्या है? आर्बिट्राज को ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ही कंपनी का शेयर एनएसई पर 100 रुपए का और उसी समय बीएसई पर 100 रुपए 50 पैसे का है। आर्बिट्राज फंड इसी 50 पैसे के छोटे से अंतर का फायदा उठाने के लिए एक ही समय पर एनएसई पर लाखों शेयर खरीदता है और बीएसई पर बेच देता है, जिससे लगभग गारंटीड मुनाफा होता है। यह मुनाफा हर सौदे पर बहुत छोटा होता है, लेकिन जब यह कंप्यूटर के जरिए दिन में हजारों बार किया जाता है तो यह जुड़कर एक स्थिर, लगभग जोखिम मुक्त रिटर्न बनाता है। अच्छा, तो इक्विटी सेविंग्स फंड में थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा डेब्ट और बाकी ये आर्बिट्राज वाला हिस्सा होता है। तो ये किसके लिए है? ये तो एक बेहतर फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा लग रहा है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए शायद नहीं। आपने सही पकड़ा। ये उन निवेशकों के लिए है जो बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, जो एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहते हैं और साथ में टैक्स का फायदा भी। ये लंबी अवधि में बड़ी दौलत बनाने का साधन नहीं है। इसका बीटा, जो बाजार की तुलना में अस्थिरता को मापता है, 1 से बहुत कम होता है। मतलब अगर बाजार 10% गिरेगा तो ये शायद 2-3% ही गिरे। ठीक है, अब आते हैं क्लासिक संतुलित हाइब्रिड फंड या बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड पर। नाम से ही लगता है कि ये बीच का रास्ता है। हाँ, लेकिन अब नियमों के अनुसार इन्हें एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की श्रेणी में डाल दिया गया है। फिर भी पारंपरिक समझ में ये एक ऐसा फंड है जो इक्विटी और डेट में लगभग बराबर, जैसे 40% से 60% के बीच निवेश करता है। ये उन निवेशकों के लिए है जो मध्यम जोखिम लेकर बाजार के उतार चढ़ाव का कुछ हद तक फायदा उठाना चाहते हैं। और अगर किसी को ज्यादा ग्रोथ चाहिए और वो ज्यादा जोखिम लेने को तैयार है, उनके लिए है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। जी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ज्यादा आक्रामक है। इसे टैक्स नियमों का फायदा उठाने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए ये हमेशा 65% से 80% पैसा इक्विटी में रखता है। इसमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जाहिर है जोखिम भी ज्यादा होता है। इसका बीटा 1 के काफी करीब होता है, मतलब ये लगभग बाजार की तरह ही ऊपर नीचे होता है, बस डेट का छोटा सा कुशन इसे थोड़ी स्थिरता देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 20-35% डेब्ट है वो किसी बड़े बाजार क्रैश में सिर्फ एक छोटा सा एयरबैग है, पूरा पैराशूट नहीं। इसे सुरक्षित समझना एक गलती होगी। बिल्कुल, ये उन निवेशकों के लिए है जो लंबी अवधि के लिए इक्विटी जैसा रिटर्न चाहते हैं, लेकिन थोड़ी कम अस्थिरता के साथ। अब आते हैं सबसे दिलचस्प श्रेणी पर, डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। हाँ, इसका नाम थोड़ा जटिल है। ये क्या करता है जो दूसरे नहीं करते? इसे सबसे स्मार्ट या लचीला फंड कह सकते हैं। दूसरे फंड्स के विपरीत, जहां इक्विटी और डेब्ट का अनुपात लगभग तय होता है, यहां फंड मैनेजर बाजार के मूल्यांकन, मतलब वैल्यूएशन और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर इक्विटी और डेब्ट के बीच निवेश का अनुपात 0% से लेकर 100% तक बदल सकता है। मतलब जब मैनेजर को लगता है कि बाजार बहुत महंगा हो गया है तो वो सारे शेयर बेचकर पैसा डेब्ट में डाल सकता है, और जब लगता है कि बाजार बहुत सस्ता है तो वो पूरा पैसा शेयरों में लगा सकता है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, ये फंड बाजार के मूड को पढ़ने की कोशिश करता है और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बदलता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी है ना। हम पूरी तरह से फंड मैनेजर और उसके मॉडल के अनुमान पर निर्भर है, और हम सब जानते हैं कि बाजार को टाइम करना, यानी उसके उतार चढ़ाव का सही अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। अगर मैनेजर का अंदाजा गलत निकला तो ये फंड दूसरे फंड से भी बुरा प्रदर्शन कर सकता है।
ये इसका सबसे बड़ा जोखिम है और इस पर हमेशा बहस होती है। आप अपना नियंत्रण फंड मैनेजर के हाथ में दे रहे हैं। कुछ फंड्स ने इस रणनीति से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ ने नहीं। ये उन निवेशकों के लिए है जिन्हें फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर पूरा भरोसा हो। ठीक है, और आखिर में है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये कैसे अलग है? ये सबसे ज्यादा विविधता वाला फंड है। नियम के अनुसार इसे कम से कम 3 अलग-अलग संपत्ति वर्गों में एक साथ निवेश करना होता है और हर एक में कम से कम 10% निवेश रखना अनिवार्य है। तो इसमें आपको इक्विटी और डेट के साथ साथ सोना या कभी-कभी रियल एस्टेट या अंतरराष्ट्रीय शेयर भी मिलते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो में हर तरह का स्वाद चाहते हैं। लेकिन क्या इतनी सारी चीजों को एक साथ मिलाने से इक्विटी से मिलने वाले दमदार रिटर्न की संभावना कम नहीं हो जाती? क्या ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला मामला तो नहीं बन जाता? ये एक वाजिब चिंता है। जब इक्विटी बाजार बहुत अच्छा कर रहा होता है तो ये फंड्स अक्सर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सोना या डेट उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन जब बाजार गिरता है या अनिश्चितता का माहौल होता है, तब सोना और डेट इसे सहारा देते हैं। ये फंड एक शांत, स्थिर चाल चलने के लिए बनाया गया है, ना कि रेस जीतने के लिए। बहुत बढ़िया। तो हमने देखा कि हाइब्रिड फंड्स की दुनिया में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। एफडी से थोड़ा बेहतर चाहने वालों से लेकर बाजार का अनुमान लगाने वालों पर दांव लगाने वालों तक। बिल्कुल, ये एक साइज फिट्स ऑल समाधान नहीं है, बल्कि हर जरूरत के हिसाब से इसे ढाला जा सकता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? अगर हम वापस अपनी शुरुआती दुविधा पर लौटें, ऊंचे बाजार में डर और फोमो, तो हाइब्रिड फंड्स एक बहुत ही आकर्षक विकल्प के रूप में उभरते हैं। ये एक ही निवेश में विकास की चाह और पूंजी की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का वादा करते हैं। और इसके 2 सबसे बड़े फायदे हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। पहला, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, जो निवेशक को उसकी अपनी भावनात्मक गलतियों से बचाता है, मतलब लालच में ज्यादा खरीदने और डर में सब कुछ बेचने से। और दूसरा, उन फंड्स में मिलने वाला जबरदस्त टैक्स लाभ, जिनमें 65% से ज्यादा इक्विटी होती है, जो उन्हें पारंपरिक डेब्ट विकल्पों से कहीं बेहतर बनाता है। मतलब ये एक ऐसा टूल है जो पोर्टफोलियो प्रबंधन को आसान बनाता है, जोखिम को नियंत्रित करता है और साथ ही टैक्स बचाने में भी मदद करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आजकल इनकी इतनी चर्चा हो रही है। इस पूरी चर्चा से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। हमने बीटा की बात की, जो ये मापता है कि कोई फंड बाजार की तुलना में कितना अस्थिर है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का बीटा लगभग तय होता है, इक्विटी सेविंग्स का भी। लेकिन एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का क्या, जिसमें मैनेजर अपनी मर्जी से इक्विटी को 20% से 80% तक बदल सकता है? हाँ, उसका बीटा तो लगातार बदलता रहेगा। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, जब आप ऐसे फंड में निवेश करते हैं जिसका जोखिम प्रोफाइल यानी बीटा फंड मैनेजर के फैसलों के साथ हर महीने बदलता रहता है, तो क्या आप एक निवेशक के तौर पर सच में जानते हैं कि आपने किसी भी समय कितना जोखिम ले रखा है? या फिर सिर्फ अपने पैसे का प्रबंधन ही नहीं, बल्कि अपने जोखिम की